सर सैयद अहमद ख़ान की जन्म जयंती अररिया में धूमधाम से मनाया गया। सर सैयद अहमद ख़ान की जन्म जयंती को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़े लोग दुनिया भर में सर सैयद डे के रूप में मनाते हैं। सोमवार को अररिया में रोज़ वैली पब्लिक स्कूल के प्रांगण में AMU एलुमनाई एसोसिएशन अररिया चैप्टर द्वारा धूमधाम से सर सैयद डे मनाया गया, जहां लोगों ने सर सैयद की कुर्बानियों को याद किया और भविष्य में इस इलाके में शिक्षा के स्तर को कैसे उठाया जाए, इस पर भी जोर दिया गया। इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में मोहम्मद इरशाद अहमद, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और एक्स प्रेसिडेंट अमूबा दिल्ली NCR मौजूद रहे। सर सैयद को बहुत सारी मुखालिफत का सामना करना पड़ा अपने मिशन में, लेकिन आज उनके नजरिए तालीम को यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हासिल है। हिंदू और मुसलमान, इस हिंदुस्तान जैसी खूबसूरत दुल्हन की दो आंखें हैं, ये सब लोग कह रहे हैं। हिंदुस्तान एक दुल्हन है, हिंदू मुसलमान इसकी दो खूबसूरत आंखें हैं, और मैं समझता हूं कि इससे बड़ा कोई सेकुलरिज्म को फरोग देने वाला, कौमी इत्तेहाद को फरोग देने वाला कोई सेंटेंस नहीं हो सकता, और सर सैयद से बड़ा कोई सेकुलर नहीं हो सकता। और उनका बनाया हुआ इदारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब का मरकज है, और वो एक ऐसा इदारा है कि आप जाएंगे वहां तो यकीन मानिए कि ताजमहल का हुस्न जमाल भी आप पाएंगे और लाल किला का तहजीब और तमद्दुन भी आप देख सकेंगे। उसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहते हैं। मैं एसोसिएशन की तरफ से सेक्रेटरी होने के नाते 2-3 रेजोल्यूशन आपके सामने रखता हूं आज सर सैयद डे के मौके पर। सबसे पहले ये कि मैं सर सैयद की जो खिदमात हैं और जिस दौर में उन्होंने तहरीक शुरू की, चाहे वो समाजी तहरीक हो या तालीमी तहरीक हो, तो मैं उनकी खिदमात के ताल्लुक से हुकूमत हिंद से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दरखास्त करूंगा कि उन्हें भारत रत्न से नवाजा जाए। दूसरा मेरा रेजोल्यूशन है एसोसिएशन की तरफ से कि पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में सर सैयद की का पोर्ट्रेट नस्ब किया जाए। तीसरा, यहां एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी है, DSP साहब भी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक मेरी बात पहुंचेगी। जो द देन गवर्नर ऑफ बिहार, मासूम साहब याद होगा, जो सर सैयद लाइब्रेरी इखलाकुर रहमान किदवाई साहब गवर्नर थे, और अररिया में सर सैयद लाइब्रेरी कायम की गई थी। अररिया क्लब के लोगों ने जमीन डोनेट किया था, लेकिन आज उस लाइब्रेरी को मैरिज हॉल में या दूसरे दीगर मसरूफियात में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से के जिम्मेदारान से दरखास्त करूंगा कि सर सैयद लाइब्रेरी के अक़लियती किरदार को, या जो उसका लाइब्रेरी का किरदार है, उसको बहाल किया जाए। क्या आप तमाम हजरात इस रेजोल्यूशन से को कबूल करते हैं? क्या इसको मंजूर करते हैं? अगर मंजूर करते हैं तो हाथ उठा करके इसको पास करने की कोशिश करें। आज यौमे सर सैयद है, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बातें सर सैयद के ऊपर ही होनी चाहिए। एक दो वाक़यात हैं जो मैं उनके बचपन के बताऊं आपको। जब वो 11 साल के थे, बड़े घराने के थे, ये हम सब जानते हैं, सूफी खानदान रहा है उनका, और उस वक्त ब्रिटिश सरकार के अंदर ये लोग अच्छे ओहदे पर फायज रहे। और उससे पहले आप अगर मुगलिया वक्त की बात करेंगे तो उस वक्त भी जो
बाद के बहादुर शाह जफर, उन बाद के जो अकबर थे, उनके वक्त में भी ये उनकी महफिलों में बैठने वाले लोगों में से शुमार होता था, इनके ख़ानदान का, खानवादे का। तो बड़ा घराना था, नौकर चाकर थे काफ़ी। तो 11 साल की उम्र में उन्होंने अपने किसी नौकर को थप्पड़ मार दिया था। ये खबर जब उनकी माँ अजीजुन्निसा बेगम को पहुंची और जब सर सैयद तशरीफ लाए घर, सर सैयद का असल नाम जो है वो सिर्फ अहमद है। सैयद वो थे, सर का उनको टाइटल मिला था और खान का भी उनको टाइटल मिला था, तो नाम सिर्फ अहमद था। जब वो तशरीफ लाए तो माँ ने घर के किसी दूसरे नौकर से ये कहा कि इनको आप लेके जाइए और बाहर छोड़ आइए, अब ये इस लायक नहीं है कि इस घर का हिस्सा रहे, और घर से निकाल दिया। फिर उनकी खाला जो थी वो लेकर के गई और तकरीबन 3 दिन तक वो बिल्कुल एक कमरे के अंदर बंद रहे। फिर उसके बाद माफी तलाफी हुई उस खादिम से जिसको उन्होंने थप्पड़ मारा था। और फिर सर सैयद ये कहते हैं कि फिर पूरी जिंदगी ताउम्र मैंने अपनी किसी मातहत पर न तो ऊंची आवाज में बात की, हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है। और उसके पहले सैयद अहमद साहब ने शिक्षा के प्रति अन्य छोटे छोटे मदरसा खोले, कॉलेज खोले, यूनिवर्सिटी तो बाद में स्थापना किए। उनके जो कॉलेज खोले थे, उस कॉलेज से पहला ग्रेजुएट एक हिंदू, नाम हम भूल गए उसका, ईश्वरी प्रसाद, वो फर्स्ट ग्रेजुएट उनके कॉलेज से हिंदू हुआ था। तो सोच देखिए, चाहे वो BHU हो या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यही भारत की खूबसूरती है और इसी को गंगा जमुना तहजीब कहते हैं। ये दोनों है। अभी तहा साहब बोले कि 2 आंख के बारे में लोगों ने बोला कि ये 2 आंख है, एक हिंदू और मुसलमान है। इनके अलावा भी अन्य कौम है, बौद्ध है, क्रिश्चियनिटी है। तो हमारे शरीर में भी अन्य भी अंग है, आंख है, नाक है, कान है, इसका कहा जा सकता है, सब भी है। हम लोग के साथ तो वो चेहरा खूबसूरत होता है। निश्चित तौर पर अगर सिर्फ आंख ही रहेगा चेहरा में तो नहीं होगा, इसलिए मुंह है, नाक है और सब सारी सुंदरता है। वही हमारा अनेकता में एकता जो है वो भारत की पहचान है। और शिक्षा का माध्यम जो होना चाहिए वो सबसे पहले उन्होंने कहा कि नहीं, तालीम जो हमारे धर्म जो हमको रहन सहने का, जीने का तरीका सिखाता है, लेकिन अगर हम साइंटिफिक एजुकेशन नहीं लेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। इसलिए कि उस समय कोई ऐसी किताब नहीं थी जो कि बहुत से भारत के लोगों ने लिखा, सारी किताब अंग्रेजी में थी और सारे विद्वान वहां के थे। सारा साइंस का जो था वो अमेरिका, इंग्लैंड से ही किताब छपते थे। तो अगर आप उसको तालीम में अगर आप साइंस नहीं जोड़िएगा, साइंटिफिक चीज नहीं जोड़िएगा, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप अगर मस्जिद में नमाज अदा करना के लिए जब आप अजान देते हैं तो आपको साइंस के बिना आपको लाउड स्पीकर नहीं रहेगा, बजान नहीं दे सकेगा जो सारे लोग ने सुनाएगा, चश्मा नहीं रहेगा तो आप पढ़ नहीं सकेगा। साइंस है। तो साइंस जो है वो एजुकेशन के बारे में उन्होंने उस समय बात उठाया। और आज अगर साइंटिफिक एजुकेशन पर सर सैयद अहमद जोर नहीं देते तो APJ अब्दुल कलाम भारतवर्ष में इतने बड़े साइंटिस्ट पैदा नहीं होते। तो ये उन्हीं वही शिक्षा, वही सोच की देन है। दूसरी बात है कि निश्चित तौर पर इतने बड़े बड़े लोगों को, सारे लोगों को भारत रत्न मिला और अभी तक ये भारत रत्न से छूटे हुए हैं। तो जो आप लोग जो ओल्ड बॉयज युवा की मांग है, मैं भी उस मांग का समर्थन करता हूं कि इसको निश्चित तौर पर इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। और शिक्षा जगत के में क्षेत्र में जो क्रांति आई है वो क्रांति लाने का श्रेय जो है वो सर सैयद साहब को जाता है। हमारे अली भाई बहन, छोटे बच्चे और पत्रकार सबों को मेरा सलाम और दुआ। सर सैयद और अलीगढ़ तहरीक से मुताल्लिक मैं देख रहा हूं, मेरे पास ये लिस्ट है, आप घबराए नहीं, इस पर मैं कुछ कहने नहीं जा रहा। सबों ने कुछ न कुछ कहा और सबों का कहने का मकसद एक ही है कि सर सैयद की सोच क्या था और उनकी सोच को हम कैसे अपनी जिंदगी में लाएं जो हमारी भी बेहतरी हो और हमारे समाज की बेहतरी हो। इस सोच को लेकर के वो चले थे और उस सर सैयद
शम्मे सर सैयद के बुलबुल होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी जिंदगी को खूब पढ़ें, समझें और उनको अपनी अमली जिंदगी में उतारें, उनके नजरिए को आम करें, एक ऐसा हिंदुस्तान बनाएं जैसा वो देखना चाहते थे। अपने वक्त की कदर करें। सिर्फ 17 अक्टूबर के दिन सर सैयद को याद करना मोहब्बत का तकाजा नहीं है। मोहब्बत यह है कि हमारे लिए हर दिन यौम सर सैयद हो। हम इल्म के मैदान में इतना आगे बढ़ जाएंगे कि कौम व मुल्क की क़यादत हम अपने हाथ में लेकर रोशन हिंदुस्तान के ख्वाब को हकीकत कर दें और दुनिया में साबित कर दें जो अब यहां से उठेगा वो सारे चमन पर बरसेगा। आप तमाम लोग, वैसे मेरा एक वादा है आपसे, सर सैयद ने जो ख्वाब देखा था वो मुकम्मल की तरफ जा रहा है। इन बच्चियों को देख के, इनकी तकरीर सुन के मुझे अंदाजा हुआ कि कौम अब सही रास्ते पे जा रही है। उसकी रहनुमाई अररिया, किशनगंज, पूर्णिया के जो जहन में मेरे खाका था, उसको यहाँ देख के अंदाजा हुआ अगर बच्चों की तालीम इस तरबियत इस तरह से कर रहे हैं आप, तब सर सैयद ने जो ख्वाब देखा था वो मुकम्मल होने की तरफ जा रहा है। मुझे खुशी है आज 3 बातों का कि बच्चे अच्छे स्कूल्स में अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं और अगर यही पैमाना है तालीम का तो मुस्तकबिल अच्छा है इन बच्चों का। और आप तमाम लोग अररिया में बहुत छोटी तादाद में होने के बावजूद अगर कौम और मिल्लत का दर्द लेके बैठे हैं तो ये भी जमानत है इस बात की कि आप कुछ करना चाहते हैं। दुनिया का दस्तूर है ये, एक खुली किताब की तरह है, दुनिया का दस्तूर है ये। दुनिया में जिंदा रहने के सिर्फ 3 तरीके हैं। एक तरीका है लीड द सिस्टम, दूसरा फॉलो द सिस्टम, तीसरा गेट आउट द सिस्टम। दुनिया में सिर्फ 1% आबादी लीड करती है, 99% आबादी सिर्फ फॉलो करती है सिस्टम को। हम लोग जो पैदा हुए हैं समाज को लीड करने के लिए, जिस दिन आपको एहसास हो जाए इस बात का, आप अपने घर को, घर के आसपास को और मोहल्ले को भी अगर लीड करना शुरू कर देंगे, अगर उसकी सोच आपके जहन में आना शुरू हो जाए, तो सर सैयद ने यही ख्वाब देखा था अपनी कौम से कि कौम के नौजवान अपने मोहल्ले, अपने इलाके के लोगों के लिए भी सोचना शुरू करते हैं, अपने घर के बाहर। तो इसका मतलब कौम जिंदा होनी शुरू हो गई और कौम जो जिंदा होती है तो वो मुल्क का भी भला करती है, अपने कौम का भी भला करती है, मोहल्ले का भी भला करती है और अपने बच्चों का भी भला करती है। मैं अभी सऊदी अरब गया था, अभी इसी महीने सऊदी अरब से आया हूं मैं। वहाँ के उलमाए ने बड़े बड़े फंक्शंस किए, वहाँ के बच्चों को भी देखा, बच्चों के प्रोग्राम किया उन्होंने। वहाँ भी मैं यही कह के आया हूँ कि आपसे सिर्फ इतनी उम्मीद नहीं है कि आप अपने बच्चों को पढ़ा लेते। आपसे भी कहना चाहता हूँ कि आपसे भी बड़ी, और भी कई मुक़र्रिर ने कहा है, आपसे इतनी उम्मीद नहीं है कि सिर्फ अपने बारे में सोचें या एक फंक्शन कर ले, कुछ वक्त निकालें। देखिए, आप जब कुछ करना चाहेंगे दुश्वारियां आएगी, जैसे ही काम शुरू करेंगे 100 लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपको डिप्रेस करेंगे, डिसअपॉइंट करेंगे, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है, कुछ भी शुरू कीजिए। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं आजकल कि एक इदारा ऐसा है नीट, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है, उसके पैमाने, उसके कंपोनेंट्स। अगर आप अपने इलाके में सिर्फ उसी की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, 10-20 बच्चों को पिकअप कर लीजिए, अगर 600 नंबर बच्चे को आ गए तो उसको सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलना ही है। और इस कोरोना ने साबित कर दिया कि हिंदुस्तान में अभी डॉक्टरों की आबादी इतनी नहीं हुई है कि वो तमाम मरीजों को देख ले क्रिटिकल कंडीशंस में। लिहाजा हम सर सैयद के वारिसीन हैं, हम सर सैयद ने हमको इस लायक बनाया कि हम अपने बारे में, कौम के बारे में, मुल्क के बारे में सोचने के लायक बनाया। सर सैयद की तालीम थी क्या? सर सैयद जब स्टूडेंट से मुखातिब होते थे तो कहते थे 4 चीजें कहा करते थे वो, जो इस बच्चे ने कहा भी था, पॉइंट आउट किया था कि लार्ज हार्टेड टॉलरेंस, फ्री थिंकिंग, प्योर मोरलिटी और कम्युनल हार्मनी। इन 4 बातों की हर तकरीरों में उस बीच में कहा करते थे वो। सर सैयद का प्लान भी 2 था,
एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म प्लान था स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, लेकिन शॉर्ट टर्म प्लान था कम्युनल हार्मनी, हिंदू मुसलमानों की एकता का जो माहौल 1857 गदर के बाद खत्म हुआ था, कैसे उसको ठीक करें। दूसरा, तालीमी बेदारी, मुसलमानों में उसको तालीमी बेदारी एकदम नहीं थी, कैसे इंटीग्रेट किया जाए मदरसों को और मॉडर्न और साइंटिफिक एजुकेशन के बीच, उसकी बेदारी कैसे कौम में कायम की जाए। बहुत सारे मुखर्रिर ने बताया इस बात को। मैं कहना ये चाहता हूँ सर सैयद की तालीमात जो है वो आज एकदम वैलिड है। आज की जो हालात है मुसलमानों के, वो उसमें एकदम वैलिड है। हम सबको उनकी तालीमात को अगर फॉलो करें एजुकेशन के मामले में, क्योंकि किसी भी कौम के जो पिलर्स होते हैं वो 5 पिलर्स होते हैं। एक उसकी खवातीन, वुमेन, स्टूडेंट्स, युवा, स्टूडेंट और यूथ। और तीसरा होता है दानिश्वर। चौथा होता है उसका पॉलिटिशियंस, सियासी लोग, सियासी रहनुमा। चौथा होता है आलिम दीन, मजहबी रहनुमा। मजहबी रहनुमा, सियासी रहनुमा और दानिश्वर के बारे में आमतौर से राय ये हो गई है कि वो आमतौर से कम्युनिटी के बारे में नहीं सोचते हैं। लिहाजा महिला यानी कि वो खवातीने, तालिब इल्म और यूथ वो अलिनेट होता जा रहा है। ऐसे में हम दानिश्वर लोग अगर एक बार फिर से सर जोड़ कर बैठे, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी, हम पे जिम्मेदारी है कि अगर हम छोटे छोटे शहरों में जैसे यहाँ है, हर शहरों में अगर हम दानिश्वर लोग जोड़ के बैठे, उसमें शामिल करें हम तमाम उसको, यहाँ के जो IAS IPS जो भी है शामिल करें लोगों को, और दूसरी कम्युनिटी के लोगों को शामिल करें, तो मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई एक नया रास्ता निकलेगा जिससे तालीम एक नया रास्ता पकड़ेगा, हम सब लोग उसमें शामिल होंगे। सर सैयद की तालीम कम्युनल हार्मनी तो थी ही, लेकिन कम्युनिटी के अंदर अवेयरनेस की बातें भी थी। किसी भी कम्युनिटी को अवेयरनेस जब तक नहीं करेंगे, ये बात मान जानता हूं मैं कि जो माशी हालात है वो भी एक बहुत बड़ा पहलू है। लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूं कि सर सैयद के जो तालीमात थे वो तालीमात सबके लिए थे, सबके लिए नुमाया थे, लेकिन खासकर मुसलमान 1857 के गदर के बाद मुसलमानों की हालत काफ़ी नाजुक और ख़राब थी, काफ़ी कंडीशन ख़राब थी, क्योंकि मुसलमान रोशा उस ज़माने में वो जो गैप था वो काफ़ी था। तालीम, मॉडर्न एजुकेशन एकदम नहीं थे मुसलमानों में। जहाँ तक मदरसा मालविया की बात है, मालविया जी 1915-16 में उन्होंने PHU कायम करना शुरू किया था। उसके बाद एक बात याद आ गई मुझे, गांधी जी के पास बहुत सारे लोग हिंदू जो बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर गए, असाब कहा उन्होंने कि ये मदरसा मालविया जो है वो हिंदू कम्युनिटी का पैसा लेता है और 25% खा होता है। तो गांधी जी ने कहा तुम सब एक बड़े बड़े लोग हो, बड़े पंडित लोग हो, आप लोग इकट्ठे होकर चंदा मांगो और 50% खा जाओ, लेकिन काम तो शुरू करो कुछ। तो ये विजन था गांधी जी का। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कम्युनिटी का काम करेंगे आप, 2 परेशानियां होगी, लेकिन 2 लोग साथ भी देंगे आपका। कम्युनिटी का काम करने के लिए आगे निकलिए, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि समाज आपकी तरफ देखेगा। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपने वो बैरियर तोड़ दिया, आप यहाँ से अलिया से निकल के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गए, वहां से तालीम हासिल किया है आपने, इसलिए आप पे समाजी खिदमत करने का ज्यादा है दारोमदार बनिस्बत के कॉमन आदमी पे। लिहाजा आप सब लोगों को सर जोड़ के बैठना है। हम सब लोग आपके साथ हैं, आप पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ काविश कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। आपने मुझे बुलाया, इज्जत दी, शुक्रिया बहुत बहुत।